हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनरल साइंस पार्ट 2 जो कि बायोलॉजिकल साइंस है। इससे पहले हमने जो है कवर किया है फिज़िकल साइंस के हवाले से लेक्चर्स, और आपने काफ़ी दिनों से मेरे लेक्चर्स मिस किए होंगे क्योंकि मैं कुछ मसरूफियात की वजह से, ऑफिस की मसरूफियात की वजह से अपने लेक्चर्स को अपलोड नहीं करवा सका। तो इस हवाले से मैं जनरल साइंस पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके सामने। बायोलॉजिकल साइंस हम इसमें पढ़ेंगे और मोस्ट रिपीटेड जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पीएसटी और जेएसटी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सितंबर में सुनने में आया है कि वो कंडक्ट होंगे, और इसके साथ साथ एफआईए के जो एग्ज़ाम हैं वो मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें अपनी तैयारी को जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि जो है हम अपने कोर्स को कवर कर सकें। तो चलते हैं, आज हम अपने बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। अपने सामने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है दी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी जो हैं वो हड्डियाँ होती हैं। तो 300, 296, 206 या 200। तो आपको जैसे कि पता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो हड्डियों की तादाद होती है वो तकरीबन 300 होती है। लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एक नॉर्मल एडल्ट के हवाले से पूछा जाएगा कि जब एक एडल्ट जो है वो बड़ा हो जाता है तो उसकी जो हड्डियों की तादाद होगी वो कितनी होगी। तो इट इज़ 206। ठीक है, 206 जो है हड्डियों की तादाद जो है इंसान के अंदर मौजूद होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश मसल्स, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो है एफपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों के साथ साथ आपसे मसल्स के हवाले से भी क्वेश्चन किया जाता है। तो इंसान की जिस्म के अंदर कितने मसल्स होते हैं। तो इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन जो है वो 600 मसल्स मौजूद होते हैं। मसल्स कहते हैं आपके जो आपकी बोन में जो एक मीट नुमा कोई चीज़ होती है उसको आप मसल्स बोलते हैं। ठीक है, वो तकरीबन जो है वो 600 के लगभग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, यानी एक पौधा जो है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेएसटी एग्ज़ाम्स और पीएसटी एग्ज़ाम्स के हवाले से, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक प्लांट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 या नन ऑफ द अबव। सो द प्लांट हैव 3। ठीक है, द प्लांट्स हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलें। अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वो कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट्स के, देखें। फ्लावर, जो सबसे ऊपर जो कोई भी पौधा होता है उसका एक फ्लावर होता है जिसमें सीड पैदा होता है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है वो लीफ होता है, लीफ हम कहते हैं पत्ते को। ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है प्लांट का स्टेम, जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो प्लांट्स के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। समटाइम्स आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने समटाइम्स आपने पढ़ा भी होगा अपनी 9th क्लास के अंदर, साइंस की किताबों के अंदर, बायोलॉजी की किताबों के अंदर। लेकिन अब वो जो कि नॉलेज हमने जो है अपनी क्लासेस में पढ़ी थी वो हम भूलते जाते हैं वक्त के साथ। तो उसको हम ये देखें, हम आपके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑल वर्टेब्रेट्स हैव डैश। ये वर्टेब्रेट्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या चीज़ होती है। टेल होती है, बैकबोन होती है, नेक होती है, या लास्ट नेम होता है। तो जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं उसके अंदर बैकबोन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, बैकबोन्स मौजूद होने का मतलब ये है कि उनके अंदर एक ऐसा स्केलेटन मौजूद होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर वो जो जानवर या इंसान जो है वो सीधा खड़ा रह सकता है, यानी उसका स्केलेटन इतना मजबूत होता है कि वो अपनी
जो पूरी जिसामत को जो है वो अपने ऊपर खड़ा कर सकता है। तो इसी हवाले से देखते हैं क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ये हैं वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स। अब वर्टेब्रेट्स के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? वर्टेब्रेट्स हैव बैकबोन्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होती हैं? बैकबोन्स होती हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेब्रेट्स। और इनवर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर बैकबोन नहीं होती। इनवर्टेब्रेट्स आर दोज एनिमल्स दोज डू नॉट हैव बैकबोन्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs belong to the category of cold blooded animals। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के हवाले से पूछा जा रहा है कि इन जो नीचे ऑप्शंस हैं, स्नैक्स एंड बर्ड्स, बैट एंड रेट्स, फ्रॉग एंड स्नैक्स, बर्ड्स एंड मंकी, इनमें से दो वो कौन से पेयर हैं जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपके कहलाते हैं फ्रॉग एंड स्नैक्स। आइए देखते हैं कैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के हवाले से देख लें कि कोल्ड ब्लड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। मतलब कि जो वो जानवर होते हैं जो अपने आप को कैपेबल या रेगुलेट नहीं कर सकते अपने आसपास के टेम्परेचर के हवाले से। सपोज आप एक फिश को ले लें, फिश जो है वो पानी में रहती है, ठीक है। अब आप फिश को जो है वो पानी से निकाल कर बाहर रखें तो वो जो अपने सराउंडिंग्स का जो उसका जो टेम्परेचर है वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, यानी उसमें नहीं रह सकती। तो उसका एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर है कि वो पानी में ही जिंदा रह सकती है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कैपेबल नहीं कर सकते, यानी अपने आप को कैपेबल नहीं बना सकते उस टेम्परेचर में रहने के जो उनके सराउंडिंग्स में मौजूद हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखें, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल्स फ्लक्चुएट्स एज दे मूव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स विद डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब सपोज एक इंसान है या कोई भी चीज़ है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, एडजस्ट कर लेती है किसके हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। फिर तीसरा और देखें, तीसरे में हमें बता रहा है they do not have a constant body temperature because of their reasons these animals cannot survive in extreme temperatures, ठीक है। cold blooded animals include reptiles, जैसा मैंने आपको बताया, fishes, मतलब वो पानी के अलावा कहीं पे भी नहीं रह सकती, amphibians होते हैं, insects होते हैं, and other invertebrates। invertebrates कौन से जानवर होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, those do not have backbones, ठीक है। these animals are also called पोइकियोथेर्मिक एनिमल्स, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। अब सेल जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। तो सेल के हवाले से पढ़ते हैं, सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जानदार जो है इस कुर्राए अर्ज पर मौजूद हैं, तो सेल उसमें एक बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट का किरदार अदा करता है। सेल्स आर टू स्मॉल एज दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब आप जो है ये सेल्स जो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, इसको आप जो है माइक्रोस्कोप के अलावा अपनी जो नेक्ड आई होती है उससे नहीं देख सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी जो सेल का जो पावर हाउस है वो किस जो है उसके पार्ट को बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स या क्लोरोप्लास्ट। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है वो किस साइंटिस्ट ने जो है वो
दरियाफ्त की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुइस पेस्टर ने या एस ए वैक्समैन ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफपीएससी में तो बेहद दफ़ा ये पूछा गया है। तो इसका जो जवाब है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेंसिलिन को डिस्कवर्ड किया था। अब ये पेंसिलिन है क्या? पेंसिलिन इज एक्चुअली एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक इसको कहते हैं। यहाँ पर मैंने देखे आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इन 1928, जो 1928 के अंदर जो है पहली एंटीबायोटिक जो है वो बनाई गई थी। अच्छा, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको दरियाफ्त किया था। एंड इट टर्म्स एट पेंसिलिन, जो पेंसिलिन जो है ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो बनाई गई थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कंसिडर कर सकते हैं जनरल साइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं कि देखें आजकल जो वायरस हमारे जो है एक हम जिसने एक ज़िंदगी जो है ज़िंदगियां जो है वो बर्बाद करके रखी हुई हैं, उसके हवाले से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। अ वायरस इज मेड अप ऑफ व्हाट? आपने जैसा कि सुना भी होगा, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज इस कोरोना के आने के बाद आपको टीवी पर देखने को मिली होंगी कि जो है ये क्या चीज़ होती है। तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, इसको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ होती है। A virus is made up of protein coat and nucleic acid, a protein coat and mitochondria, nucleic acid and cell membrane and none of the above. जो वायरस होता है, जो वायरस की जो एक शेप जो होती है, उसकी जो शेप जो कवर हुई हुई होती है वो किससे होती है? उसमें प्रोटीन कोट होता है एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ वो कवर्ड होते ही है। याद रखिएगा, बहुत एक जनरल इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप एग्ज़ाम्स के हवाले से ना पढ़ रहे हो, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको इस हवाले से पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दूसरे क्वेश्चंस के हवाले से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? जो हमारा एक इंसान होता है उसका जो जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, ये नन ऑफ द अबव। So the normal temperature of the human body is 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपको इस्तेफादा हुआ होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जो है आने वाले के दिनों के अंदर अंदर हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से भी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्साइज एक्ट को देखेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1990 को देखेंगे, एफबीआर के फंक्शंस देखेंगे, और इस हवाले से जो है हम सारा कोर्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है एज़ पर अप टू द मार्क हम आपको तैयार करेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को आपने पसंद किया होगा। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आने वाले पीएसटी और जेएसटी एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।